नमस्कार। डीवी लाइव पर पुस्तक समीक्षा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आजाद भारत में मुसलमानों की स्थिति और उनके साथ पुलिस प्रशासन और राजनीति के व्यवहार का एक जिंदा दस्तावेज है। ये किताब हमें हिंदू मुसलमानों के बीच पिछले 1300 सालों में बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में बताती है। इस किताब का नाम है हाशिमपुरा 22 मई। 22 मई 1987 वो तारीख है जब 42 निर्दोष मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गोलियों से भून दिया था। ये भारत का सबसे बड़ा हिरासती हत्याकांड था। हाशिमपुरा 22 के लेखक विभूति नारायण राय उस समय गाजियाबाद में पुलिस कप्तान थे और इस कांड के बाद घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से थे। बल्कि उसके बाद जिस तरह की गतिविधियां हुई, जो घटनाक्रम रहा, वो उनका आंखों देखा है। तो आज हम उनसे इस भयानक नरसंहार के बारे में भी जानेंगे, उसके कारणों की भी पड़ताल करेंगे और साथ ही हिंदू और मुसलमानों के बीच जो संबंध है वो किस तरह से आकार लेते रहे हैं पिछले 1300 सालों में, उनमें क्या पेचीदगियां हैं, इस किताब के बहाने हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विभूति जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। विभूति जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, क्योंकि इस 1987 के बाद अब तक लगभग 34 साल गुजर चुके हैं और इस समय में, इस अवधि में लोगों के जहन से ये पूरा कांड भी उतर चुका है। नई जनरेशन आ गई, उनको ये पता भी नहीं होगा कि ये हाशिमपुरा में हुआ क्या था। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि आप उसके सबसे बड़े गवाह हैं, एक तरह से एक थोड़ा बयान कर देंगे वो पूरा घटनाक्रम, तो उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 1987 में खासतौर से मार्च और अप्रैल महीने के बाद से मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई और रुक रुक करके कई चरणों में हिंसा होती रही। मई में भी, ये 22 मई का हादसा है, उसके भी 3-4 दिन पहले एक दौर शुरू हुआ और ये ज़्यादा भयानक दौर था। इसमें शुरुआती दिनों में ही कई लोग मारे गए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरठ फौज बुला ली गई थी, पैरामिलिट्री वहाँ थी और उत्तर प्रदेश की पीएसी की, जहाँ तक मुझे मेरी याददाश्त काम कर रही है, 40 से ज़्यादा कंपनियां वहाँ मौजूद थी। तो काफ़ी हद तक मेरठ एक छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन उसके बाद भी सांप्रदायिक हिंसा की गतिविधियां रुक नहीं रही थी। उसी में ये 22 तारीख की घटना हुई। 2 घटनाएं असल में एक साथ हुई, एक मलियाना में और एक हाशिमपुरा में। दोनों, मेरा मलियाना तो गांव था उस जमाने में, अब शहर का हिस्सा है। हाशिमपुरा शहर का ही एक मोहल्ला था। हाशिम में पीएसी और फौज ने मिल करके, और जाहिर है कि जिला प्रशासन और पुलिस साथ रही होगी, उन्होंने मिल करके हाशिमपुरा मोहल्ले की तलाशियां ली और करीब 400-500 लोगों को घरों से निकाला, उन्हें बाहर सड़कों पर बैठाया, उनकी तलाशियां लेते रहे घरों की और जो लोग हिरासत में थे उनकी, और उनमें से छांट करके 42 लोग बाहर निकाले गए। इन 42 लोगों को पीएसी के एक ट्रक पर बैठाया गया और पीएसी, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अलग अलग गाड़ियों में बैठाया जा रहा था। तो ये 42 लोग भी इसी इम्प्रेशन में थे कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब वो किसी पुलिस थाने पर या जेल में कहीं ले जाए जाएंगे। लेकिन उनको बजाय किसी पुलिस थाने या जेल ले जाने के, उनको गाजियाबाद की तरफ लेके उठक गया। और मेरठ गाजियाबाद के बीच में एक कस्बा पड़ता है मुरादनगर। मुरादनगर में एक गंग नहर है जो कि उसको एक तरह से वर्टिकल गलत कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल काटती है और एक दाहिने तरफ कच्चा रास्ता जाता था उसी नहर पे, जहाँ वो ट्रक गया और उसने ट्रक से लोगों को उतार करके, जो पीएसी के जवान थे उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया। और वो उनका इरादा तो यही था कि वो सारे 42 लोगों का वहीं निपटारा कर देते। लेकिन हुआ ये कि एक तो गोलियों की आवाज़ गूंजी चारों तरफ, शोर शराबा हुआ, जो भुक्तभोगी थे उन्होंने भी शोर मचाना शुरू किया, आसपास के गांव वाले जग गए। तो ये शोर शराबे से ये थोड़ा डर गए। ये जो पीएसी के लोग थे उन्होंने आधे लोगों को तो वहीं मारा और बाकी आधों को लेके ट्रक से फिर भागे गाजियाबाद की तरफ। ये 41वीं बटालियन पीएसी की टुकड़ी थी और 41वीं बटालियन का हेडक्वार्टर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे था। तो ये अपने हेडक्वार्टर की तरफ लेके आए और फिर वहाँ भी
एक दूसरी नहर थी, मकनपुर गांव था। आज जहां पर अगर आप उधर से गुजरे तो आप देखेंगे बहुत पॉश किस्म की बसावट हो गई है। वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी, ये सारी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स आपको दिखाई देती हैं। उस समय वो एक निर्जन और बंजर जमीन थी, पथरीली जमीन थी। उस पर ले करके ट्रक को वो दूसरी नहर पे गए और वहां उतार के उन्होंने बाकी लोगों को मारा और ट्रक लेके भाग गए। ये घटना लगभग 9 साढ़े 9 बजे की रही होगी। ये गाजियाबाद जो हमारा मुख्यालय था, जहां मैं एसपी था और नसीम जैदी मेरे डीएम थे, हमारे मुख्यालय से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर थी। यानी हम अगर वहां से आते तो आधे घंटे में पहुंच सकते थे। और यही हुआ, ये मार करके जब भागे तो थाना लिंक रोड वहां से थोड़ी दूर पे था, वहां पे गोलियों की आवाज सुनाई दी। तो वहां का जो थानाध्यक्ष था वीबी सिंह, वो भाग करके वहां पहुंचा। उसे लगा शायद गांव में कोई डकैती पड़ रही। वहां जाकर के जब उसने पूरा मंजर देखा तो वो तो एकदम चकरा गया कि ये क्या मामला है। डेड बॉडीज पड़ी थी, खून बह रहा था और एक पीएसी की ट्रक उधर से भागती हुई दिखी। मतलब ये सारी चीजें देख करके वो इतना घबराया कि उसने वहां मौके पर तो अपने 1-2 आदमी छोड़े उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो घटना स्थल था, और वो सीधे मोटरसाइकिल से भागता हुआ मेरे बंगले पे आया। मैं और डीएम हापुड़ गए हुए थे, वहां से हम लोग लौट रहे थे। डीएम को उनके घर उतार के मैं अपने घर पहुंचा ही था, तब तक मैंने देखा कि सामने वीपी सिंह खड़ा है और चेहरे पर उसके हवाइयां उड़ रही हैं। गाड़ी से उतर के मैं उसके पास गया। वो इतना ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि कंफ्यूज था, मतलब कोहेरेंस नहीं था उसके, क्योंकि वो ऐसा भयानक कांड उसने देखा था कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था, प्लस उसे पता नहीं था कि हुआ क्या है। तो उसने जो मुझे बताने की कोशिश की, उससे मैं भी थोड़ा सा चक्कर में पड़ गया कि ये मामला क्या है। ये समझ में आ रहा था कि कोई बहुत भयानक चीज़ हुई है और इसमें पीएसी का कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि पीएसी की एक ट्रक को घटना स्थल से भागते हुए वीबी सिंह ने देखा था। तो बहरहाल मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे मेरे नसीम जैदी, उनको जगाया, उनको उठाया और लोगों को इकट्ठा किया। बहुत सारे मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब इकट्ठे हुए। आधे घंटे हमें इसमें लगे होंगे सबको कलेक्ट करने में। फिर हम भागते हुए वहाँ पहुँचे। तो घटना के लगभग घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम पहुँच गए थे। और वहाँ जाके जो दृश्य मैंने देखा वो सचमुच वो एक रोंगटे खड़ा करने वाला दृश्य था। मैंने भी जीवन में कभी ना तो कल्पना की थी, ना उस तरह का दृश्य देखा था। एक नहर बह रही है, नहर के पास सरकंडे की घनी ग्रोथ है, वाइल्ड ग्रोथ जिसे आप कह सकते हैं। कुछ बॉडीज पानी में हैं, कुछ बाहर लटकी हुई हैं। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सरकंडा को पकड़ करके किसी ने कोशिश की कि वो नहर के अंदर ना जाए और वहीं मर गया था। तो ये एक बड़ा ही भयानक मंजर था। जब अच्छा पूरा घनघोर अंधेरा था, तो उसमें धीरे धीरे कदम रखना अभी अपने आप में एक बहुत जिसे आप लोमहर्षक अनुभव कह सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर ना पड़ जाए, खून बचाना जो जमीन पर बह रहा था। बहरहाल हम लोगों ने 10-5 मिनट में ये अंदाज लगा लिया कि ज़्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक मन में बहुत एक आशा थी कि शायद इसमें कोई जीवित हो और उसे मेडिकल हेल्प दे करके हम बचा सकें। तो हमने वहाँ पर पुकारना शुरू किया कि भाई अगर कोई जीवित है तो वो हाथ उठाए, आवाज़ दे, खांसे। लेकिन वो काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा और कारण बड़ा स्पष्ट था कि जिन लोगों ने मारा था वो भी खाकी कपड़े पहने हुए थे और हम लोग जो वहाँ पहुँचे थे हम भी खाकी कपड़ों में थे। तो ये विश्वास दिलाना कि नहीं हम भिन्न हैं और हम मदद करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर बाद एक खांसने की आवाज़ सुनाई दी और उसे टू कट इट शॉर्ट, जब उस आदमी को निकाला गया तो वो बाबूदीन नाम का एक आदमी था जो पहला जीवित हमें घटना स्थल से मिला। बाबूदीन से पता चला कि क्या हुआ है और ये भी पता चला कि इसके पहले एक आधे घंटे पहले कोई नहर आई थी, वहाँ भी ऐसी ही घटना हुई है। तो फौरन अंदाज लगा हमें कि ये तो मुरादनगर की बात कर रहा है, क्योंकि मेरठ मैं और डीएम अक्सर जाते रहते थे, हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर था, तो मुरादनगर होके जाते थे। तो हमने फौरन ये अंदाज लगाया कि मुरादनगर की बात कर रहा है। और मैंने फिर एसओ मुरादनगर से वायरलेस से बात की, उसने कहा कि हाँ यहाँ भी ऐसी चीज़ हुई है और कुछ लोग जीवित बचे, उनको ले करके वो थाने पर उनको ले आया है। तो बहरहाल ये एक बड़ी जिसे आप कह सकते हैं भयानक किस्म की घटना थी, जिससे वास्ता बड़ा
जी। वहाँ खड़े तो खड़े विभूति जी, ये क्या क्या वजह थी, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी कि पीएसी के नौजवान जवान वहां पहुंचे, उन्होंने इनको इकट्ठा किया और जाकर इनका एक तरह से नरसंहार कहना चाहिए, उन्होंने कर दिया। इसकी पृष्ठभूमि आपने बताया कि मेरठ वगैरह के आसपास दंगे हो ही रहे थे, पिछले कई हफ्तों से वहां पर इस तरह का तनाव था, लेकिन एक पूरी पुलिस फोर्स इस तरह से भूमिका निभाए, ये क्यों हुआ? देखिए, ये थोड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन हमें इसमें जाना चाहिए गहराई से। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं पुलिस अधिकारी के साथ एक लेखक भी था। तो उस घटना स्थल पे ही मैंने ये फैसला किया कि दो फैसले खड़े खड़े मेरे दिमाग में जो आए। एक तो ये था कि जिन लोगों ने किया है उनको इनकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और तफ्तीश की जाए, इनको अदालतों से सजा दिलाई जाए। ये एक फैसला, जो एक प्रोफेशनल फैसला हो सकता था पुलिस अधिकारी का, लेकिन एक लेखक के तौर पे मैंने ये भी फैसला किया कि मैं इस पर कुछ लिखूंगा, क्योंकि ये तो भारत में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा हिरासती हत्याकांड था। तो इस पर अगर लिखा नहीं गया और बताया नहीं गया तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो ये जो लेखक वाला मेरा पक्ष था, उसने जो आपका ये प्रश्न जो है, इस पर काफ़ी काम करने के लिए मैं मजबूर हुआ। मजबूर क्या हुआ, मेरी दिलचस्पी थी तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया और सालों लग गए मुझे इस किताब को ख़त्म करने में। हालांकि छोटी सी किताब है, 200 पेज की किताब लिखने में 10 साल से ज़्यादा, 15 साल करीब लग गए। उसकी वजह ये थी कि मैं ये जानना चाहता था कि हुआ क्यों। ये किसी व्यक्ति की जान लेना इतना आसान नहीं होता। देखिए, जब आप किसी को मारते हैं तो आपके पास कोई बहुत स्ट्रांग मोटिव होता है ना। किसी ने आपको ऐसी क्षति पहुंचाई हो, किसी से आप इस कदर नाराज हो, उसने आपके संपत्ति को, आपकी आपके प्रतिष्ठा को कुछ ऐसा आघात पहुंचाया हो जिससे कि आपको लगता हो कि इसका मारा जाना ही उचित है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। ये जिन लोगों ने मारा था, उन्होंने मरने वालों को अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उनको चुना भी गया, वो एक बड़ा, आखिर क्यों इन्हीं 42 लोगों को चुना गया, ये भी एक प्रश्न मेरे दिमाग में था। तो ये 42 लोग वो थे जो हट्टे कट्टे थे, जो जवान थे, मतलब जो अपनी कम्युनिटी के स्ट्रेंथ थे। तो अगर आप किसी कम्युनिटी को सज़ा देना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई वो नहीं है कि आप उनके हट्टे कट्टे लोगों को मार दें। तो मैं जब किताब लिख रहा था तो जो हत्यारे थे, जो एक प्लाटून था जो इसमें इन्वॉल्व था, उसमें कई लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, उनसे बातचीत हुई। खासतौर से जो प्लाटून कमांडर था सुरेंद्र पाल सिंह, वो सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होता है पीएसी में, जो प्लाटून कमांड करता है। तो सुरेंद्र पाल सिंह से भी काफ़ी घंटों घंटों की मेरी बातें हुई और मुझे देख के ये लगा कि ये तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का, एक जिसे आप कह सकते हैं कि प्रेजुडिस, आप खास तरह का परसेप्शन दूसरी कम्युनिटी के लिए जो हमारे मन में बैठा हुआ है भारतीय समाज में, ये उसका प्रतिफलन था। एक तो हम ये मान के चलते हैं, या वो मान के चलता था सुरेंद्र पाल सिंह, कि मेरठ मिनी पाकिस्तान हो गया है। मेरठ को अगर ठीक करना है तो हमें इसमें सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती करने का मतलब हमें मुसलमानों के साथ सख्ती करनी पड़ेगी। तो वो एक तात्कालिक कारण भी था। मैंने अपने किताब में लिखा है कैसे एक व्यक्ति जो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री थी, उनका भतीजा था, उनका भांजा था, कैसे वो मारा गया इस घटना के ठीक एक दिन पहले। उसका एक भाई वहीं फौज में बड़े ओहदे पे था, और किस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, जो अगर अच्छी तफ्तीश हुई होती तो ये सारी चीज़ें खुल जाती, लेकिन वो ख़राब तफ्तीश की वजह से ये नहीं खुल पाई। इन सब का मैंने उसमें जिक्र किया है। तो ये एक, देखिए, बेसिकली तो ये जो प्रेजुडिस हमारे मन में है जो मुसलमानों को लेकर के, और आपने बहुत अच्छा शुरू में ही जो प्रस्ताव, जो आपकी भूमिका थी, उसी में आपने कहा कि ये पिछले 1300 साल के रिश्ते हैं। 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया तो एक तरह से पॉलिटिकल इस्लाम से हमारा पहला मुकाबला हुआ, पहला साक्षात्कार हुआ, हमें कहना चाहिए। उसके पहले केरल में मुसलमान आ चुके थे। मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में ही केरल में पहली मस्जिद बनी थी, लेकिन केरल में या मालाबार के आसपास जो मुसलमान आए थे वो व्यापारी थे। उनको इसीलिए वह मोपला कहा जाता है। मोपला का मतलब मलयालम में दामाद होता है। वो आए, वहाँ पर बसे, उनको ज़मीनें हिंदू राजाओं ने दी, वहाँ की लोकल लड़कियों से उन्होंने शादियाँ की।
तो एक बहुत स्मूथ किस्म का रिश्ता बना जो व्यापारिक रिश्ता था। लेकिन ये जो 711 में सिंध से जो शुरुआत होती है, यानी मोहम्मद बिन कासिम से जो शुरुआत होती है, ये एक पॉलिटिकल इस्लाम से हमारा साक्षात्कार हो रहा है और इसमें लगातार संघर्ष चल रहे हैं। ये 1300 साल का इतिहास बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि आप देखिए इन 1300 सालों में इन दोनों ने मिल करके, हिंदू और मुसलमान, दुनिया के दो बड़े धर्म जो हैं साथ रह रहे थे, इन्होंने मिलकर बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, यहाँ तक हमारा पाक शास्त्र, पाक कला भी। आप अपने किचन में घुस जाइए, आप देखिए जो वहाँ पक रहा है या जिन उपकरणों से पकाया जा रहा है, वो सब इन दोनों की मिली जुली एक तहजीब का हिस्सा है। लेकिन ये जी, कहना पूरा थोड़ा संगीत हमारा ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए, जो संस्कृति है उसमें उनका योगदान क्या है, वो बहुत सारे पक्ष हैं इस चीज। जी, वो क्रिएटिविटी का उत्स है, क्रिएटिविटी अपने चरम पर है इन दोनों के रिश्तों। दोनों ने एक दूसरे से लिया दिया। इस्लाम भी वो नहीं रहा जो भारत में आने के पहले जो अरब में था, और हिंदू धर्म तो पहली बार उसका मुकाबला या उसकी मुलाकात एक ऐसे धर्म से हो रही थी जो वर्ण व्यवस्था से मुक्त था, जिसमें बहुत आप कह सकते हैं कि लेयर्स नहीं थे, जिसमें कोई ऐसा नहीं था जिसे छूने से भी आपको पाप लग जाए। तो ये एक बहुत दोनों एक दूसरे से ले दे रहे थे। लेकिन ये थोड़ा सरलीकरण होगा ये कहना कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से लेते देते रहे, ये दोनों लड़ते भी रहे। और मैंने तो जब मैं इस किताब पे काम कर रहा था तो इन रिश्तों पर भी मैंने थोड़ा इनको भी समझने की कोशिश की। तो ये एक ऐसा पड़ोस तो आपको अद्भुत पड़ोस है, दुनिया में कहीं भी ऐसा पड़ोस नहीं मिलेगा जहां दो पड़ोसी एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते, दो पड़ोसी एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह का रिश्ता नहीं रखते, और वो जब भी मौका मिलता है, जिस लेवल पर मौका मिलता है, जिस स्तर पे, वो एक खास तरह की हिंसा दिखाई देती है। जैसे मैं, क्योंकि साहित्य का मेरा संबंध है, तो मैंने भाषा के स्तर पे देखने की कोशिश की। देखिए, ये लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ दो उदाहरण दे रहा हूँ। हम मुसलमानों के लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल करते रहे। हम का मतलब जो हिंदू थे वो मुसलमानों के लिए म्लेच्छ, ये म्लेच्छ शब्द वैदिक संस्कृत से आया है, लेकिन वैदिक संस्कृति में इसका अर्थ था जो जिसका उच्चारण स्पष्ट ना हो, यानी जो अच्छी संस्कृत ना बोल पाता हो। तो जब आर्य आए थे तो जाहिर है कि जो अनार्य जातियां थीं वो संस्कृत उनके लिए एक बाहरी भाषा थी, तो वो उनको म्लेच्छ शब्द कहते थे, उनके लिए म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल करते थे। मुसलमान हिंदुओं के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मैंने इस अपने अध्ययन के दौरान दिलचस्पी के साथ तुर्की, अरबी, फारसी और उर्दू चारों भाषाओं के डिक्शनरियां देखी। क्या आप ये कल्पना करेंगे कि उर्दू की डिक्शनरियां, जो कि इसे तुर्की और अरबी इसकी ओरिजिन बताती हैं इस अर्थ का, उनके यहाँ हिंदू शब्द का अर्थ है चोर, उचक्का, रहजन, स्याफाम। और वो मजेदार बात है कि अभी तक चल रहा है। 1964 का एक संस्करण मुझे मिला, लखनऊ से छपा हुआ, और जो वो देखिए, मैं उस डिक्शनरी का नाम अभी मुझे याद आता है, बताता हूँ मैं आपको, वो नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, उसमें ये शब्द मौजूद है। बल्कि मैंने प्रगतिशील लेखक संघ के एक कार्यक्रम में ये कहा भी कि भाई, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ही उर्दू वालों ने की थी, PWA के, और सारे के सारे उर्दूदार लोग थे। प्रेमचंद तो सिर्फ उद्घाटन करने गए थे, बाकी सारे उर्दू के लेखक थे। उनमें से किसी ने उर्दू डिक्शनरियों में हिंदू शब्द के इस अर्थ का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि ये गलत अर्थ हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, इसे हटाना चाहिए? नहीं हटाया गया, अब आज तक चल रहा होगा। लुक्ते किश्वरी नाम है उस डिक्शनरी का, जो मैं भूल रहा था। तो ये देखिए, ये जो एक दूसरे के प्रति नफरत, घृणा, अविश्वास, ये मतलब वो सारी क्रिएटिविटी में जो एक दूसरे के साथ सहयोग है, उसके बावजूद जगह जगह दिखाई देता है। तो ये अब मेरठ को हम इससे जोड़ें, जैसे मैं विभू जी, मेरठ पर आने के पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो प्रिजुडिस बने, पूर्वाग्रह, दुराग्रह बने, एक दूसरे के साथ टकराव और झगड़े हुए, इसमें क्या हम ये देख सकते हैं कि इस्लाम जब यहाँ आया तो उसकी जो शासक वर्ग था, वो जाति जो बाद में ऊंची जातियां बन गई, और यहाँ की जो हिंदुओं की ऊंची जाति है, इनका आपसी टकराव ज्यादा था, क्योंकि सत्ता के लिए या दूसरे लाभों के लिए इनके बीच संघर्ष था। जो आम लोग थे, जो गरीब थे, जो कामगार लोग थे, उनके बीच में उस तरह की
टकराहट नहीं थी और फिर ऊपर से नीचे वो आता गया, उनके अंदर भी वही पूर्वाग्रह जगह लेते गए। क्या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं? थोड़ा सा थोड़ा सा ये भी सरलीकरण है मुकेश जी, मैं इस तरह से इसको वो करूंगा। देखिए, जो दलित ज़्यादातर जो धर्मांतरण हुआ, जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, ज़्यादातर हमारी दलित जातियां थी, दलित और कामगर जातियां थी। इसमें कोई शक नहीं कि ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने या वैश्यों ने, इन्होंने भी, इनका भी धर्मांतरण हुआ, लेकिन इनका कम हुआ। ज़्यादातर हमारी कामगर जातियां थी। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि इस्लाम जहाँ से आया था वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी वो एक खास तरह की ट्राइबल मानसिकता थी। एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से अपने को श्रेष्ठ समझता था। ये छोटा सा आप इसी से देख लें कि मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जब पहले खलीफा का चुनाव हुआ, तो पहला खलीफा जिसे चुना गया उसे इस आधार पर कार्यभार नहीं संभालने दिया गया और दूसरा खलीफा लाया गया क्योंकि वो कुरैश बिरादरी का नहीं था। ये कहा गया, बल्कि ये तो सही बुखारी में एक हदीस भी इसकी है कि वो सिर्फ कुरैश ही हो सकता है खलीफा। तो ये ट्राइबल मानसिकता उनकी वहां से चली आ रही थी, जो ऊंच नीच और भेदभाव बनाए रखती थी। इसलिए भारत में आने के बाद भी लगभग उसी तरह, आज आप अगर पसमानदा मुसलमानों की हालत देखें तो लगभग, मतलब बल्कि हिंदू जो दलित और पिछड़े हैं उनसे ज्यादा खराब हालत इसलिए भी है क्योंकि हिंदू जो दलित है उसको तो कम से कम रिजर्वेशन मिलता है, जो मुसलमान पसमानदा है उसे तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। वो उधर से भी मारा जाता है, जो अशराफ है मुसलमानों का वहां से भी मारा जाता है, और भारत सरकार और जो भारत राज्य जो कुछ संरक्षण दे सकता है तो वो भी नहीं देता। तो ऐसा नहीं, देखिए ये मुझे बहुत पहले मुझे याद है, एक मेरे जिले के एक पॉलिटिकल अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, अभी उनकी डेथ हो गई। वो बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के एक तरह संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, बलिहारी बाबू नाम था उनका, बलिहारी बाबू ने एक बार मुझसे कहा कि जिन गांवों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहां रहने वाले दलितों के बीच में आरएसएस को जाके काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही आरएसएस के पक्ष में रहते हैं। क्योंकि जो अशराफ मुसलमान है वो उन दलितों के साथ लगभग वैसा ही व्यवहार करता है जैसा जो सवर्ण हिंदू है, जो हिंदुओं की तथाकथित ऊंची जातियां जिस तरह व्यवहार करती हैं। तो ये भी थोड़ा सा सरलीकरण, हालांकि काफी हद तक आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि जो पावर शेयरिंग में तो ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहा होगा वो जो हिंदुओं का सवर्ण था और जो मुसलमानों का अशराफ था उनके बीच होता होगा, लेकिन जो उनका जो पसमानदा मुसलमान था या जो अजल था उसको भी उसी तरह की चीजें भुगतनी पड़ती थी वहां पे। जी, मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि आज जब हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि मुस्लिम विरोधी भावनाओं की प्रचार का को जो लीड कर रहा है, जो जातियां लीड कर रही हैं, वो वही जातियां हैं, अपर कास्ट हैं, सवर्ण जातियां हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा प्रबल ब्राह्मण और ठाकुर नजर आते हैं। बहरहाल इस चर्चा को अब थोड़ा सा हम वापस मेरठ और हाशिमपुरा की तरफ ले जाते हैं। हाशिमपुरा कांड का आपने देखा, उसके बाद आपने 2 निर्णय लिए। अब इसके बाद क्या हुआ? क्या इस कांड की रिपोर्ट लिखी गई, जांच हुई, और ये तमाम पहलू आपने इस किताब में अच्छे विस्तार से दिए हैं। दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि एक तो प्रशासन का क्या रवैया था, पुलिस का क्या रवैया था, प्रदेश की सरकार का क्या रवैया था, देश की सरकार का क्या रवैया था, और मीडिया का क्या रवैया था। तो एक एक करके हम लोग इस पर आते हैं। सबसे पहले पुलिस महकमा ने इसको किस तरह से लिया? देखिए, मैं अगर एक सेंटेंस में इसको समअप करना हो तो मैं कहूँगा कि भारतीय राज्य के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जिन जिन के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो भारतीय राज्य के जो स्वीकृत मूल्य हैं, मतलब हमने एक संविधान बनाया है जो धर्मनिरपेक्ष है, जो उदार है, सर्वग्राही समाज बनाने की बात करता है, वो सारे स्टेक होल्डर्स असफल हो गए। उसमें चाहे पुलिस रही हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप रही हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी रही हो, चाहे प्रेस रहा हो, यहाँ तक न्यायपालिका भी। मसलन आप देखिए, अब आपने कहा कि सबको अलग अलग, जाहिर है कि समय की कमी होगी, लेकिन सबके बारे में एक एक दो दो सेंटेंस में मैं स्पष्ट करूंगा। एक साथ 2 घटनाएं हुई, एक मलियाना में हुई और एक हाशिमपुरा में हुई, लगभग एक साथ चल रही है। मलियाना वाली 22 तारीख को शाम को 4 बजे शुरू हुई, ये हाशिमपुरा वाली शाम को 4 बजे शुरू हुई
और 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म हो गई। मलियाना उसके एक दिन पहले 21 को शुरू हुई और 23 तक चलती रही। मलियाना में ज़्यादा भयानक नरसंहार हुआ। हमारे यहाँ तो 42 लोगों को मारा गया। ये बुरा इसलिए था कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेके मारा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। लेकिन मलियाना में तो 100 के आसपास तो सरकार ने ही जो माना है, जो सरकारी अधिकारियों ने माना है, वो संख्या 100 के आसपास पहुंच रही है, जबकि जो गैर सरकारी आंकड़े वो तो ज़्यादा है। लेकिन मलियाना में कुछ नहीं हुआ। मलियाना में तो आज तक 35-37 साल हो चुके, वो मुकदमा ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसकी FIR गायब हो गई है, उसमें कोई गवाह नहीं बचा है, मतलब तरह तरह के वो है। अभी वो एक लंबा किस्सा हो जाएगा। मलियाना सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि मलियाना में वो मेरठ में ही उन्होंने मारा और मेरठ में ही डेड बॉडीज का डिस्पोजल कर दिया। मेरठ में ही मुकदमा भी जब बहुत दबाव हुआ तो एक लिखा गया, कुछ नहीं हुआ। हाशिमपुरा में गलती, अगर उसे गलती कोट अनकोट कहें, तो PAC से ये हुई कि वो उसे मेरे जिले में ले आए। गाजियाबाद में चूंकि मैं बैठा था, गाजियाबाद ले आए तो गाजियाबाद में फिर हम लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया, FIR भी दर्ज कराई, बावजूद उसके कि 36 घंटे के अंदर ये तफ्तीश मेरे हाथ से छीन ली गई और CID को दे दी गई। लेकिन मैं लगातार पीछा करता रहा और अंत में वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच गया। मतलब सबको जो जिंदा थे, 19 लोगों में तीन या चार मर चुके, जो बाकी 15-16 जिंदा थे उनको सजा हो गई। मलियाना में जी, यहाँ पर एक प्रश्न है। आपने किताब में जिक्र किया है कि जब पुलिस अधिकारी बात कर रहे थे इस पूरे कांड पर क्या किया जाए, तो उनकी भाषा ऐसी थी कि हम और वे, मतलब उनके अंदर वो विभाजन था, पुलिस की मानसिकता को उसमें पढ़ा जा सकता था। थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। देखिए, ये तो एक आम अनुभव है। ये जो पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे ना 1100-1200 साल के संबंधों का, ये उससे जुड़ा हुआ है। ये एक आम अनुभव है। आप किसी भी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किसी कंट्रोल रूम में चले जाइए जहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस बैठे हुए हों, नॉर्मल ये अनुभव रहता है कि 20-25-30, छोटा शहर है, बड़ा शहर, बड़ा जिला हो तो 40-50 लोग मीटिंगों में दिन में 2-2 3-3 मीटिंगें करते हैं, 2-2 3-3 बार ब्रीफिंग होती है, डीब्रीफिंग होती है, उसमें 30-40 लोग होते हैं और ज़्यादातर हिंदू होते हैं, इक्का दुक्का मुसलमान या ईसाई को मिलेगा। ये जो भाषा इस्तेमाल होती है वो हमेशा हम और वे की होती है, वी एंड दे। हम कौन, यानी हिंदू, और वे कौन, मुसलमान। बल्कि वो जब पूछते भी हैं, कोई सीनियर अफसर आता है तो भाई कितने मरे, अच्छा हम कितने हैं, वे कितने हैं। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से हम विभाजित हैं और किस तरह से हमारी पूरी चेतना विभाजित है। तो ये हाशिमपुरा में भी इसी तरह हो रहा था कि जब हम बात कर रहे थे तो हम और वे की बात कर रहे थे। बहरहाल पुलिस पर फिर आ जाए। देखिए, जो सबसे खराब काम पुलिस का हुआ वो ये था कि ये इन्वेस्टिगेशन मुझसे ले ली गई और CID को दे दी गई। CID पहले ही दिन से इस बात पे लग गई कि जिन लोगों ने किया है उनको कैसे बचाया जाए। अच्छा, इसमें सबसे दुखद ये था कि वो CID के SP तो मुसलमान थे जो सुपरवाइज कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी वो थे। वो सारे इंस्पेक्टर्स अपनी तफ्तीश करके उनके पास लाते थे, वहाँ उन तफ्तीशों को डिस्कस किया जाता था और ऊपर जो रिपोर्ट है, ऊपर मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक रिपोर्टें जा रही थी, वो रिजवी साहब के दस्तखत से जाती थी। इस तफ्तीश में पहले दिन से ही इसको ये कोशिश की गई कैसे अक्यूज को फायदा मिले। और अब चूंकि यहाँ पर विस्तार से जाने का वो नहीं, छोटा सा बताऊंगा। जैसे बाबूदीन का बयान, एक CRPC में सेक्शन होता है 161, जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी का बयान लिखता है, लेकिन वो अपनी हैंडराइटिंग में लिखता है और जिसका बयान लिख रहा है उससे दस्तखत कराने की जरूरत नहीं होती। तो उसमें तो आप जो चाहे लिख लीजिए। बल्कि ज्यादातर तो ये अनुभव है कि भाई आप उसके सामने नहीं लिखते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फिर अपने थाने में बैठ करके या दफ्तर में बैठ करके आप बयान लिखते हैं। तो बाबूदीन के बयान में ये पुलिस जो IO था उसने लिखा, CID का जो इंस्पेक्टर था, कि साहब वो ये नहीं पहचान पाए कि जो लोग लेके आ रहे थे वो खाकी कपड़ा पहने हुए थे या काही रंग का, मैंने गहरे हरे रंग का कपड़ा। देखिए, ये हर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज को जाएगा। अगर आपने संदेह पैदा कर दिया, जो काही रंग का कपड़ा था वो फौज पहनती थी और खाकी कपड़ा PAC या पुलिस पहनती थी, तो अगर आपने यही संदेह पैदा कर दिया कि साहब जो ला रहे थे वो फौजी थे, पुलिस वाले, तो इसका फायदा तो एक्यूज को मिलेगा। फिर कहा गया कि साहब जो राइफलें उनके पास थी उनकी नली पतली थी। पतली नली का मतलब ये होता है कि उस जमाने में SLR करके सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62 की वो राइफल इस्तेमाल होती थी जो फौज इस्तेमाल करती थी। उस समय तक पुलिस के पास ये राइफलें नहीं आई थी, अब तो आ गई हैं।
पीएसी या पुलिस 303 राइफलें इस्तेमाल करती थी। तो 303 की जो नली है वो चौड़ी होती है। तो अगर आपने ये लिख दिया उसकी तरफ से जो वादी है कि साहब वो उसकी नली पतली थी, तो आपने एक शक पैदा कर दिया। सफाई का वकील तो ये कहेगा ना कि साहब ये तो हमारा जो क्लाइंट है ये तो पीएससी का आदमी, इसके पास तो 303 होती है, ये एसएलआर कहाँ से आ गई। तो ये सारी पहले क्षण से ही ये कोशिश की गई कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिले एक्यूज को। फिर मजेदार बात देखिए, इसमें एक फौजी अफसर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है और एक महिला नेत्री है जो भाजपा की पदाधिकारी थी, उसका किरदार बड़ा वो है। ये शुरू के शकुंतला कई शर्मा, साल तक उनका बीजेपी नेता का नाम शकुंतला शर्मा था, और वो जो मेजर की बात कर रहे हैं वो सतीश चंद्र कौशिक थे जी, वो जी। शकुंतला शर्मा के बहन के बेटे थे ये मेजर साहब। मेजर साहब 5 भाई जी थे, इनका सबसे छोटा भाई शकुंतला शर्मा की छत पे मारा गया था 21 तारीख को, 21/22 की रात में। जी तो सवाल ये है कि सीआईडी लगातार अपनी केस डायरीज में लिख रही है कि साहब ये मेजर साहब बिना छुट्टी लिए वहां पे मौजूद थे, ये क्यों वहां पे आए। फिर जब वो डेड बॉडी अस्पताल में गई और अस्पताल में फौजी जबरदस्ती खींच के ले गए, पोस्टमार्टम नहीं करने दिया उन्होंने और ले जा करके उसका क्रिमेशन कर दिया। वहां पर ये मेजर साहब कैसे घूम रहे थे, इन्होंने तो अपनी यूनिट में छुट्टी भी नहीं ली थी। तो ये और इनकी उपस्थिति लगातार वो अपनी डायरी में लिख रहे हैं कि ये उपस्थिति संदेह पैदा कर रही है, या शकुंतला शर्मा का ये आचरण संदेह पैदा कर रहा है। और 4-6 साल तक ये संदेह पैदा कर रहा है, लिखते लिखते अंत में आपने कह दिया कि नहीं नहीं इनका कोई हाथ नहीं था। और ये जो 17 आदमी जिनके खिलाफ ये चार्जशीट लगाई जा रही है, या 19 आदमी, उस समय 19 थे, इनके चार्जशीट लगाई जा रही है, ये सारी घटना इनकी दूषित मानसिकता का परिणाम है। दूषित मानसिकता शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है सीआईडी ने चार्जशीट लगाते हुए। मेरा कहना है कि साहब ये रिजवी साहब जो एसपी थे, जो सुपरवाइजरी अफसर थे, और बिना उनके सीआईडी का सिस्टम ये है कि जितना भी इन्वेस्टिगेशन जो आईओज लाते हैं, जो अमूमन इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, वो एसपी बैठ करके एक एक जांचता है और जब एसपी अप्रूव कर देता तब वो आगे जाती है। तो ये रिजवी साहब क्या कर रहे थे, ये तो बहरहाल ये सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी तकलीफदेह हैं। ये जी पहले दिन से ही सीआईडी ने इसको चौपट किया और अंत में नतीजा जी भी वही हुआ जो आपने देखा कि जो सेशंस कोर्ट था वहां से तो छूट ही गए थे ये। हाई कोर्ट में जी सजा हो गई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अपील है और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में छूट जाए, क्योंकि सारा पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन ही बिगाड़ दिया गया है। ये तो पुलिस का जी रोल हो गया। इसके बाद जी आप पॉलिटिकल लीडरशिप का आइए। पॉलिटिकल जी लीडरशिप को जो मैं करना यही चाहिए पूछने था, वाला था कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इनके रहते हुए भी जांच नहीं हुई। एक तो दंगा होना, इस तरह से मारा जाना, कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा ब्लॉट है, धब्बा है, फिर उसकी जांच ना होना और दंड भी ना मिलना। देखिए ये बड़े, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत भ्रमित किस्म के का आचरण कर रही थी। मुझे कई लोगों ने इस तरह के सुझाव दिए कि ये बिना वीर बहादुर सिंह की सहमति के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। मैंने इस एंगल पे बहुत काम किया और मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि वीर बहादुर सिंह को ये सूचना सबसे पहले मैंने और डीएम नसीम जैदी ने दी जब वो गाजियाबाद से गुजर रहे थे उनकी गाड़ी रोक करके। और मुझे अभी तक याद है कि जैसे ही ये बात मैंने बताई वो लगभग बेहोश हो गए, वो गाड़ी में गिर गए और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी आंख खोल के पूछते थे कि पीएससी ने क्यों किया, पीएससी, क्योंकि वो देखे जमीनी नेता थे, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्षता तो उनके लिए एक वक्ती और अपने फायदे की चीज थी, ये मैं जानता हूँ। अगर सांप्रदायिक होने से चुनाव जीता जा सके तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वो जमीनी नेता थे, उनको पता था कि दिल्ली के बगल में इतनी बड़ी घटना हो गई है, उनकी अपनी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, तो वो परेशान थे। तो लिहाजा मुझे ये तो 1% भी अपनी पूरी कई साल की तफ्तीश और जो अब मेहनत थी उसके बाद 1% भी इस पर मेरा वो नहीं जाता कि वीर बहादुर सिंह की जानकारी थी। राजीव गांधी का जो रुख था वो शुरू में बहुत पॉजिटिव था। जैसे जैसे ही उन्हें पता चला कि 3 लोगों को हम लोगों ने जो घायल थे उनको मोहन नगर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, दूसरे ही दिन उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपी की गार्ड लगा दी। इस बात का खतरा था कि ये यूपी पीएससी के शिकार हैं और कहीं फिर कोई इनके साथ घटना ना हो जाए, तो वहां की हमारी गार्ड हटा करके उन्होंने सीआरपी गार्ड लगा दी।
इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तो मुझे याद है कि बीच बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बहुत सक्रिय हो जाता था और बहुत एकदम से तेजी के साथ सीआईडी वाले अपनी केस डायरी वगैरह ले करके और उत्तर प्रदेश के डीजी और चीफ सेक्रेटरी सब पीएमओ में जा करके उनको ब्रीफ करते थे। लेकिन ये क्षणिक होता था, ये मतलब कन्वर्जन की तरह था कि एक बार तो बड़ी तेजी दिखा दी, फिर उसके बाद ठंडे पड़ गए। तो जब ठंडे पड़ जाते थे तो यहाँ तो सब बचाने के लिए जुटे हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी वही बचाने में जुटी थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी जितने कंसर्न दिखाए जाने चाहिए थे उतने नहीं दिखाए। शायद कारण ये था जो अब अंदाज लगाया जा सकता है कि ये 1987 की घटना थी, 1989 में चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, और राजीव गांधी के इर्द गिर्द जो आपके अरुण नेहरू जैसे लोग जो घेरे हुए थे राजीव गांधी को उस दौर में, वो कोई बहुत स्क्रूपलस लोग नहीं थे। मतलब मुझे माफ कीजिए कहने के लिए, मतलब वो कुछ भी कर सकते थे। आखिर उन्होंने ताला खुलवा दिया जा करके, ये जो राम जन्मभूमि का ताला खुला वो भी तो इन्हीं लोगों की वजह से। अरुण नेहरू इसके पीछे थे जी। अरुण नेहरू, वीर बहादुर सिंह, इस तरह के कई नाम आते हैं ना उसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये सलाह उन्हें दी गई कि अगर इसमें बहुत सख्ती की जाएगी तो हिंदू नाराज हो जाएगा। हालांकि हुआ उल्टा। देखिए उस चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई उत्तर प्रदेश से। अगर उन्होंने सचमुच यहाँ पर एक ईमानदारी दिखाई होती हाशिमपुरा की तफ्तीश में और सचमुच कोई कंसर्न दिखाया होता तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं हुई होती। और उसके बाद से तो लेकिन विभूति जी उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुलायम सिंह आते हैं, मायावती आती हैं और ये दोनों मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानकर राजनीति करते रहे हैं। इन लोगों ने भी मतलब 89 के बाद तो इन्हीं के पास सत्ता थी, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, जांच को फिर से शुरू करवा सकते थे, मामले में तेजी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं कोई देखिए, ये जांच तो अभी चल ही रही थी ना जब ये लोग आ गए थे। मुलायम सिंह तो 89 में आ ही गए थे, दिसंबर 89 मुलायम सिंह आ गए, जांच अभी चल रही थी। अगर सचमुच ये कंसर्न शो करते तो आप इसमें सही पटरी पर आ जाती जांच अभी बेपटरी नहीं हुई थी। फिर मजेदार बात आप देखिए कि जब एक बार सीआईडी ने ये कह दिया कि साहब ये पीएसी के ये 17 लोग या 19 लोग जो भी थे ये दोषी हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, तो उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिलने में कई साल लग गए। उस समय ये मुलायम सिंह, मायावती, ये सारी, कल्याण सिंह भी बीच में आए या बीजेपी की सरकारें भी आई, लेकिन इनकी भी सरकारें नहीं। आप जरा डीजीपी ऑफिस की वो फाइल देख लीजिए जिसमें इनके प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की सारी कार्रवाई, उनमें भी कई साल लगे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में। फिर जब ये मुकदमा चलने लगा, एक इकबाल अंसारी साहब थे अलीगढ़ में, मेरे मित्र थे, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके पिटीशन और इसको दिल्ली ट्रांसफर करा दिया। गाजियाबाद से ये मुकदमा दिल्ली चला गया और ये कहा गया साहब आदेश था कि डे टू डे हियरिंग की जाए। कोई डे टू डे हियरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये मुलायम सिंह की सरकार थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो अच्छे वकील अपॉइंट करने थे उनमें ही इन्होंने महीनों सालों लगा दिए। मतलब वो एक तरह से ये जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मुकदमा था जिसमें कोई किसी की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। तो सरकारों का रुख, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बाद में समाजवादी पार्टी आई हो, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा की सरकारें भी आई, चलिए भाजपा को आप क्या दोषी ठहराएंगे, लेकिन सपा और बसपा की सरकारें जो थी उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि ये कोई कंसर्न है। ये देखिए, ये तो एक चुनौती के तौर पे लेना चाहिए था इस मुकदमे को ना, पूरे सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें टूट पड़ना चाहिए था ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। हमने नहीं किया। अब आप आइए प्रेस की बात, पत्रकार। बस मैं इसी पर आ रहा था कि मीडिया की भूमिका को भी आपने इसमें एक्सपोज किया है कि किस तरह से आप इसकी रिपोर्ट छपवाना चाहते थे और अखबार दर अखबार उसको नहीं छाप रहे थे, और जो अखबार छाप मतलब जो उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय अखबार थे, क्षेत्रीय अखबार, उन्होंने तो इस खबर को गायब ही कर दिया था। राजेंद्र माथुर वाला किस्सा हम अपने दर्शकों से जरूर शेयर करना चाहेंगे आपकी जुबानी। देखिए, बड़ी सीधी बात थी। मुझसे एक आध लोगों ने कहा भी, जाहिर है कि मैं अब रिटायर हुए मुझे 10-12 साल हो गए, अब मुझे कहने का थोड़ा एक साहस आ गया है कि मैंने ही इसको लीक किया। मुझे दूसरे ही दिन जब मेरे हाथ से ये मुकदमा छीन लिया गया और सीआईडी को दे दिया गया तो मुझे ये एहसास हो गया, और वो जो गाजियाबाद पुलिस लाइन में
आर्दली रूम में एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर भी थे, जिसमें डीजी पुलिस उस जमाने के भटनागर साहब थे, मेरे ख्याल से या तो चीफ सेक्रेटरी थे या इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के थे, डीएम थे, मैं था, ये एक मीटिंग हुई। मैं चूंकि सबसे जूनियर था, जाहिर है वहाँ डीजी बैठे थे, हमारे आईजी डीआईजी बैठे थे, तो मुझे चुपचाप सुनना था। लेकिन वहाँ सुन के मेरे समझ में आ गया कि सबका जो ध्यान इस बात पे है कि कैसे इसे रफा दफा किया जाए। तो लिहाजा अब ये सीआईडी को दे दिया गया है, और मतलब इतनी तेजी दिखाई गई कि वहीं बार्दली रूम से बैठे बैठे डीजी भटनागर साहब ने होम सेक्रेटरी यूपी को एक वायरलेस भेजा कि साहब ये केस जो है ये सीआईडी को हैंड ओवर किया जा रहा है, और उसकी कापी मुझे दी कि अब आप इसके सारे अपने स्तर से कार्रवाई बंद करिए और सीआईडी को सारे कागजात हैंड ओवर कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन बातचीत से मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि ये किसी की भी दिलचस्पी ये नहीं है कि इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण मसला है, इसे तो हम सब लोगों को जुट करके कोशिश करनी चाहिए कि इसमें न्याय हो। ये न्याय सिर्फ इसलिए नहीं कि जो मर गए हैं उनको न्याय मिले, बल्कि इस पूरे भारतीय राज्य को न्याय मिले, हमारे संविधान को, हमारी जो मूल भावना है उसको न्याय मिले। तो इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं थी। तो तब मैंने ये तय किया कि मैं इसको लीक करूंगा और मीडिया के जरिए इसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दूंगा कि सरकार के लिए इसे दबाना मुश्किल होगा। ये फिर एक लंबी कथा है कि ये दिल्ली का एक तो दो घटना स्थल थे। एक घटना स्थल 30-40 किलोमीटर दूर था और दूसरा घटना स्थल तो दिल्ली के सीमा पर था। एक डेड बॉडीज तो बह करके दिल्ली पहुंच भी गई थी और दिल्ली पुलिस ने उनको निकाला था। तो मतलब इतना सीरियस मामला हो रहा था और लगभग 48 घंटे हो गए थे और किसी अखबार में कहीं चू नहीं था, कहीं एक पंक्ति नहीं दिखाई दे रही थी। मेरठ के तो जो सबसे महत्वपूर्ण अखबार थे और वो बहुत बड़ी बिक्री वाले अखबार हैं, उनमें तो इस खबर को न सिर्फ दबा दिया गया बल्कि एक आध अखबारों में तो इसके बारे में शक पैदा कर दिया गया कि साहब ये मतलब कुछ ऐसा था कि कुछ अपराधी किस्म के लोग थे जो जिनकी बॉडीज डेड वो जंगल में पाई गई। तो मतलब ये कुल मिला करके सारी कोशिश पत्रकार जो मीडिया की तरफ से हो रही थी कि इसको दबा दिया जाए। तो नवभारत टाइम्स उस समय का आज भी सबसे बड़ा अखबार होगा या बड़े अखबारों में होगा। नवभारत टाइम्स उस समय सबसे महत्वपूर्ण अखबार था। उसमें मेरे एक दोस्त अरुण वर्धन थे जो वहाँ पर डेस्क पर थे। अरुण वर्धन से मैंने बात की, अरुण वर्धन आए, हम लोगों ने बैठ, जब उन्होंने भी सुना तो अरुण वर्धन को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी घटना हो गई, और दूसरे ये विश्वास नहीं हो रहा था इतनी बड़ी घटना हो गई। उनका एक ब्यूरो है गाजियाबाद में, एक मेरठ में, और किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया। बहरहाल वो बना करके एक रिपोर्ट बनाई गई, वो ले गए सवेरे, मतलब रात भर बैठ के उन्होंने बनाई, फिर सवेरे वो लेके गए। वहां पर 3 दिन तक नवभारत टाइम्स में नाटक होता रहा। राजेंद्र माथुर जो बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और जब ये किताब में लिख रहा था तो मेरे मन में उत्सुकता भी थी कि क्या राजेंद्र जी के अंदर तो नहीं किसी तरह का कोई सांप्रदायिकता का कीड़ा रहा हो। मैं तब हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति हो गया था, तो अपनी लाइब्रेरी में राजेंद्र माथुर का समग्र रखा हुआ था। वहां से मंगा के मैंने एक एक पंक्ति पढ़ी, लेकिन मुझे कहीं डेविएशन नहीं लगा, कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये आदमी कुछ विचलित हो सकता है। पर ये रहस्य था कि ये खबर नहीं छपी वहां पे। 3 दिन हो गया। चौथे दिन फिर एक छोटा सा अखबार था, चौथी दुनिया। वो जाहिर है नवभारत टाइम्स के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उसमें मेरे बहुत सारे मित्र थे जो हिंदी जैसे कहानी के बड़े नाम धीरेन्द्र अस्थाना थे, चंचल थे, नकवी, कमर वहीद नकवी थे, रामकृपाल थे, संतोष भारती, मतलब ये सारे, इन सब लोगों से लगभग मित्रता जैसा संबंध था। तो फिर मैंने चौथी दुनिया में जा करके बात की, और चौथी दुनिया से वीरेंद्र सिंगर आए, मेरे घर पर बैठे, रात भर हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की। और फिर दूसरे या तीसरे दिन उनका, वो साप्ताहिक अखबार था, मेरे ख्याल से तीसरे दिन उनका संस्करण आने वाला था, वो छपने वाला, तो उसे रोक करके फिर ये मुख्य पृष्ठ पर ये खबर छपी। और जब चौथी दुनिया में एक बार छप गई फिर इसे दबाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर तो अंग्रेजी के अखबारों ने, टेलीग्राफ ने, एशियन एज ने, इन सब ने उठा लिया। फिर तो नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान जैसे अखबारों के लिए भी शर्मनाक स्थिति हो गई कि अंग्रेजी के अखबारों में आ गया है, हिंदी के छोटे अखबार में आया, इनमें नहीं आया। तो पत्रकारिता में भी, मतलब पत्रकारिता की भूमिका भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि ये बात सही है कि मेरठ के दंगों में बहुत निर्भीक पत्रकारिता भी हुई। कुर्बान अली का, अगर आप उस जमाने का आउटलुक का वो देखें, या आउटलुक में थे कुर्बान अली, या मेरे ख्याल से शायद आउटलुक में ही थे, नहीं उस या मुझे मेरे ख्याल से उस समय आउटलुक नहीं था, किसी और जगह में। किसी और अखबार। बहरहाल
जहाँ जहाँ पर ये हुआ करते थे, जो आगरा वाले पत्रकार थे अपने, जिनकी डेथ हो गई, उदयन चलिए शर्मा, खैर। रविवार। हाँ, उदयन शर्मा, हाँ जी, रविवार में थे ये, रविवार में तो उदयन शर्मा उन्हें जी भेजते थे। और बहुत फिर अच्छी तेजस्वी पत्रकारिता भी हुई, बल्कि उसी से मेरठ की बहुत सारी चीजें आई, उसी से पीयूसीआर और पीयूडीआर ये सारी संस्थाएं उसमें, पीयूसीएल पीयूडीआर ये सब संस्थाएं उसमें इन्वॉल्व हुई। तो पत्रकारिता ने बाद में अच्छा रोल भी किया, लेकिन शुरू में ये अगर चौथी दुनिया ने ना छापा होता तो ये फिर मुझे हालांकि दबाना मुश्किल था, लेकिन कोशिश यही हो रही थी कि इसको दबा दिया जाए। अब आप एक और मैं जिस तरफ वो करूंगा, देखिए इसमें 3 मुसलमान वो चरित्र हैं इस पूरी घटना में। नसीम जैदी हमारे डीएम थे, एक मिस्टर एस.ए.टी. रिजवी या एस.टी.ए. रिजवी में नाम बोलो मुझसे, 1 साल सीनियर थे, वो एसपी थे सीआईडी में, रिजवी साहब। और मोहसिना किदवई जो मेरठ की एमपी भी थी और सांसद। हाँ सांसद तो थी, वो इसमें यूनियन कैबिनेट की मेंबर थी, मतलब आप सोचिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर थी। इन तीनों का जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस है वो बड़ा कारुणिक लगता है। कैसे मुसलमान क्राइसिस में एकदम से अपने को असहाय महसूस करता होगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे नसीम जैदी तो मेरे साथ पूरी रात रहे, उसके बाद भी वो मैं महसूस कर सकता था कि जो बातें मैं कह रहा था कलेक्टर के तौर पे, उनको ज़्यादा फोर्सफुली वो कहना चाहिए था, लेकिन वो मुसलमान होना कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत पैदा कर रहा था। ये हमारे रिजवी साहब के साथ यही हुआ। सारी तफ्तीशें जो भी बिगड़ी हैं वो सब रिजवी साहब के नेतृत्व में बिगड़ी हैं। आप कल्पना कीजिए कि वो खुद अपनी दस्तखत से जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर्स लिखे हैं, उसमें लिखा है कि साहब ये मेजर साहब जो थे ये बिना छुट्टी के वहाँ कैसे मौजूद थे उस घटना स्थल पर, इनका वहाँ होना शक पैदा कर रहा है। उन्होंने शकुंतला या जो भी नाम महिला जो थी उनका, उनके आचरण के बारे में लिखा है कि इनका सारा आचरण संदिग्ध है। डेड बॉडी कैसे फौजी छीन के ले गए अस्पताल से? भाई फौज तो भारत सरकार का एक ऑर्गन है, आप कानून के खिलाफ कैसे काम करेंगे? एक मर्डर का केस है, उसमें आपने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। इन सारी चीज़ों पे उन्होंने टिप्पणियां की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर लिखे। और लेकिन जब वो तफ्तीश पूरी बिगड़ी तो जाहिर है कि उनके सुपरविजन से गए होंगे सारी केस डायरी। वजाहत हबीबुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उस जमाने में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की, अभी उनकी किताब आई है। और मोहसिना किदवई की व्यवस्था आप देखिए कि उसी क्षेत्र में वो एमपी थी मेरठ की और मंत्री थी। वहां पर एक मीटिंग हुई जिसमें कि चिदम्बरम जो गृह राज्य मंत्री थे वो आए थे, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें चिदम्बरम थे और बहुत सारे सरकारी अफसरान थे और वहाँ के जनप्रतिनिधि थे। उसमें मोहसिना किदवई जो सर्किट हाउस में मौजूद थे उनको नहीं बुलाया गया। बाद में मोहसिना किदवई गई और वो लड़ी, मुख्यमंत्री के कमरे से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई जो वहाँ के अखबारों ने रिपोर्ट की। तो मतलब आप ये भी एक बड़ा कारुणिक पक्ष है जो हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए भी प्रश्न चिन्ह है कि एक जिम्मेदार पदों पर जो मुसलमान बैठे हैं वो उस तरह की हिम्मत से क्यों नहीं, ये यहाँ कोई गलत बात तो कहते नहीं। ऐसा तो था नहीं कि कोई इस्लामी आतंकवाद था जिसके पक्ष में बोल रहे थे। ये ज्यादती हुई थी मुसलमानों के साथ और ज्यादती भारतीय राज्य की एजेंसियों ने की थी, तो ये तो उनका फर्ज था, ये मुसलमान या हिंदू होना थोड़ी था। लेकिन वो नहीं बोल पाए या उस तरह नहीं इफेक्टिवली कर पाए, तो मुझे ये भी एक थोड़ा कारुणिक पक्ष लगता है। मैंने अपनी किताब में इसका भी थोड़ा जिक्र किया है। जी तो कुल मिलाकर मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये हाशिमपुरा 22 मई की किताब है विभूति नारायण जी की, और ये किताब हमारे केवल हाशिमपुरा जो नरसंहार हुआ है या मेरठ दंगे जो हुए उस समय की पूरी व्यवस्था का चरित्र ही बेनकाब नहीं करती है। उस समय प्रशासन, पुलिस, सरकार, राजनीति क्या कर रही थी केवल उससे पर्दा नहीं उठाती है, बल्कि भारतीय समाज को भी एक देखने की दृष्टि देती है कि भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की क्या स्थिति है, वो कितने बेबस हैं, उन पर कितनी तरह के खतरे हैं, उन्हें न्याय ना मिलने की राह में कितनी तरह की अड़चनें खड़ी की जाती हैं और वो कितने असुरक्षित भी हैं। और वो तो उस जमाने की बात है जब इस तरह का माहौल नहीं था। आज जब पूरा माहौल बदला हुआ है तो आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी असुरक्षाओं में रह रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों
को भी बदलने की जरूरत है, मुसलमानों को भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। वो एक अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन हमें उसके लिए जो माहौल बनाया जाना चाहिए था सुरक्षा का, इंसाफ का, वो नहीं बना है और इसमें तकरीबन पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति नारायण जी, इस बहुत ही एक अहम किताब को लिखने के लिए। आपको बधाइयां भी, शुभकामनाएं भी। और मुझे लगता है कि आपका ये जो काम है ये एक माइलस्टोन की तरह है हिंदी साहित्य में। ये अंग्रेजी और उर्दू में पहले आ गई है, ये भी एक विडंबना थी कि हिंदी में आपने लिखी लेकिन हिंदी में बाद में आई, और अंग्रेजी अंग्रेजी और उर्दू में पहले प्रकाशित हुई। तो जो दर्शक अंग्रेजी या उर्दू में पढ़ना चाहें वो इसके उस भाषा के संस्करण ले सकते हैं, और ये हिंदी में तो उपलब्ध है ही, राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति जी, वक्त निकालने के लिए, डीवी लाइव से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।